बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटे हम स्टडी करेंगे स्केलेटन ऑफ बर्ड्स। जो डायग्राम आपके सामने है, साथ कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो बोन्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर लाइट वेट। क्योंकि बर्ड्स ने हवा में उड़ना है, इनको जितना इनका वेट कम होगा उतना ही हेल्पफुल होगा उड़ने में। सम बोन्स सच एज ह्यूमरस have large air spaces and internal strutting which increase strength. बोन के दरमियान एयर स्पेसेस हैं और एयर स्पेसेस बोन को लाइट वेट करती हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रटिंग भी हैं दरमियान में जो कि बोन्स को री इन्फोर्स करने के लिए हैं। तो ये असल में क्या है, ये जैसे हमारे जो मिस्त्री हजरात हैं बिल्डिंग बनाते हैं, पिलर में सरिया डालते हैं उसको मजबूत करने के लिए, तो इसी तरह इनकी बोन्स के अंदर ये बोनी बार्स हैं जो कह लें कि इनकी बोन्स को मजबूत कर देती हैं लाइट वेट होने के बावजूद। बर्ड्स आल्सो हैव रिड्यूस्ड नंबर ऑफ स्कल बोन्स। इनकी स्कल के अंदर बोन्स कम होती हैं और लाइटर होती हैं। और फिर देखें केराटिनाइज्ड शीथ कॉल्ड ए बिल रिप्लेसेस द टीथ। और इनकी चूंच है, जबड़े इनके नहीं हैं और उनमें दांत भी नहीं हैं, तो ये भी वज़न को कम करते हैं। डिमांड फॉर लाइट वेट बोन्स फॉर फ्लाइट इज काउंटेड इन सम बर्ड्स विद अदर रिक्वायरमेंट्स। कुछ बर्ड्स में लाइट वेट होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सम एक्वाटिक बर्ड्स हैव डेंस बोन्स विच हेल्प रिड्यूस buoyancy ड्यूरिंग टाइमिंग। एक्वाटिक बर्ड्स में बोन्स डेंस हैं क्योंकि उन्होंने जो पानी का buoyancy इफेक्ट है उसको कंपनसेट करना है, इनमें बोन्स हैवी हैं। तो इस तरह से बर्ड्स जो हैं वो अपने हैबिटेट के हिसाब से अपनी बोन्स जो हैं उसमें कह लें कि उनका या लाइट वेट हैं या हैवी वेट हैं। तो ये डायग्राम ए, बी और सी आपके सामने है। डायग्राम ए में स्केलेटन ऑफ ए पिजन, कबूतर, उसका पूरा स्केलेटन दिखाया गया है। डायग्राम बी में पर्चिंग टेंडोन्स रन फ्रॉम द टोज अक्रॉस द बैक ऑफ द एंकल जॉइंट। ये देखें ये पर्चिंग टेंडोन है जो इसकी लेग के बैक साइड पे मौजूद हैं। और ये इनका क्या रोल है कि आपको पता है कि बर्ड आमतौर पे बिजली की तारों पे या ब्रांचेस पे बैठते हैं, दरख्तों की ब्रांचेस पे। तो ये इतनी मजबूती से उसको पकड़ लेते हैं कि ये रात को जब सो जाते हैं उस वक्त भी ये गिरते नहीं हैं, इनका कंट्रोल रहता है, अपनी पोजीशन इनकी मेंटेन रहती है। तो ये पर्चिंग टेंडोन्स की वजह से है। और फिर देखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमरस, ये आपके सामने डायग्राम सी है। इसके अंदर ये देखें आपको एयर स्पेसेस नज़र आ रही हैं। इन दिस न्यूमेटिक बोन, ये एयर स्पेसेस जो हैं ये इसके वेट को कम कर देती हैं। और अगर आप गौर करें तो ये देखें ये इसकी बीक है, इसमें टीथ नहीं हैं, ये एटलस है, इसके साथ इसकी स्कल अटैच है और ये इसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देती है। ये अपनी स्कल को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। और फिर ये एक्सेस वर्टिब्रा है जिसके साथ ये एटलस अटैच है, ये भी इसमें एक है। एक इसका होना ये भी इसके वज़न को कम करता है। फिर सर्विकल वर्टिब्रा हैं। फिर ये देखें ये इसकी शोल्डर बोन स्केपुला और इसके साथ ये इसकी ह्यूमरस अटैच है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पस है, कार्पोमेटाकार्पस हैं। तो ये ज़्यादा वही बोन्स हैं जो मैमल्स में भी हैं।
तो इसके बाद देखें ये इंसिनेट प्रोसेस है, ये कह लें कि थोड़ी सी कह लें कर्व्ड बोन है जो कह लें ओवरलैप करती है रिब्स के दरमियान और रिब्स को ज़्यादा ये मजबूती फराहम करती है। और फिर ये देखें इनकी ये फर्कुला है, ये स्टर्नम है इनकी साइज़ में, ये देखें इसके साथ फिर कील अटैच है। ये स्टर्नम और उसके साथ कील का ये हैवी होना और इसका कदरे नीचे को होना, ये उड़ते हुए इनको कह लें कि इनके बैलेंस को बरकरार रखती हैं। तो इसी तरह आप देखें कि बैक पे ये पाइगो स्टाइल है, ये कुछ वर्टिब्रा फ्यूज़ हो गए हैं और ये इसके साथ टेल के जो फीचर्स हैं वो अटैच होते हैं और ये स्टीयरिंग का काम करते हैं। उड़ते हुए बर्ड ने दाएं या बाएं मुड़ना है तो अपनी टेल को वो कह लें कि टेल की मूवमेंट से ये दाएं या बाएं मुड़ता है। तो ये आप सुन के हैरान होंगे कि बाकी जो जितनी हमारी गाड़ियां हैं उनका स्टीयरिंग या उनका हैंडल आगे है, उसको हम दाएं बाएं घुमाएं तो गाड़ी जो है दाएं बाएं होती है, लेकिन ये टेल तो पिछली जानब है। तो असल में ये जो बर्ड्स हैं ये हवा के प्रेशर पर कंट्रोल करते हैं। तो ये अपनी टेल की मूवमेंट्स से प्रेशर एक जानब बढ़ा सकते हैं, एक जानब कम कर सकते हैं। तो ये कह लें कि इनको बगौर देखें उड़ते हुए और फिर इनकी मूवी को स्लो करके देखें तो फिर आप इस बात को समझ सकेंगे कि असल में टेल किस तरह से उड़ने में रोल प्ले करती है। ये इनके कार्डियल वर्टिब्रा हैं और आपको पता है कि इनका जो पेल्विक गिर्डल है उसमें 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबस। ये इस्कियम है, ये प्यूबस है और ये इलियम है, ठीक है ना। और ये जो पेल्विक गिर्डल है इसके साथ ये अटैच है इसका फीमर का हेड। और फिर ये देखें फिबुला है, टीबियो टार्सस है, तो टार्सो मेटाटार्सस है। तो असल में ये ज़रा अगर आप कंपैरिजन करें अपने आप से तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के डिफरेंसेस हैं बर्ड्स में। बर्ड्स के ये 4 लिम्ब जो हैं ये मॉडिफाइड हैं फॉर फ्लाइट, ये इनसे पकड़ने का काम नहीं करते। लेकिन मैमल्स में जैसे कि इंसान हैं हम तो इससे बहुत काम लेते हैं, लेकिन दूसरे मैमल्स इससे चलने का काम लेते हैं। लेकिन बर्ड ने बाइस्पीडल लोकोमोशन इख्तियार की और अपने 4 लिम्ब्स को फ्री किया और वहाँ पे कह लें कि फिर सिर्फ उड़ने के लिए ही ये रह गए। तो ये स्केलेटन ऑफ बर्ड के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ थोड़ी सी इस एनिमेशन में हैं वो भी ज़रा गौर से देख लें तो ये आपको भी वाज़ेह हो जाएगा। Okay, so we're going to go over the structures and terms on the bird skeleton that you need to know. And we're going to start with the vertebrae. So the cervical vertebrae are the ones in the neck. And we have an example of a cervical vertebrae here. One thing to remember is that it has a heterocoelous centrum, which is a saddle-shaped centrum. Okay. And then you have thoracic vertebrae here, and you can see on the side those are the ones with the ribs. Okay, and then the synsacrum holds some thoracic, some sacral, some lumbar, and some caudal vertebrae. They're all fused together in the synsacrum. You just need to know that all of them are in there. And you have some more caudal vertebrae at the end, and then a bunch of them fused together make the pygostyle. Okay, again, this is the synsacrum. It's made of a bunch of fused bones. We go back here to the ribs. So this is a rib here. That's going to be your vertebral rib. And then down here, which connect to the sternum, these are your sternal ribs.
And then there is a little process that comes off the vertebral ribs. That is the uncinate process. Okay, the sternum has this big raised portion here, which is called the keel, or the carina. And then the pectoral girdle is made up of the scapula, which is this bone here. It's usually underneath the humerus here. And the procoracoid is this bone here. The furcula is part of the wishbone. It's this bone here. And then the glenoid fossa is on the scapula, and it is the part, move this out of the way, it's the part that articulates with the humerus. Okay, so the humerus is this bone. Then you have the ulna and the radius. And then this bone with the big hole in the middle of it is the carpometacarpus. Alright, the pelvic girdle, which again starts at the sacrum, and I have an individual synsacrum right here. Okay, it's made up of the innominate bone. Okay, we showed you the vertebrae that were fused together. And this is the innominate bone, which is made of the ilium here, the ischium here, and then this small bone here is the pubis. Okay, the acetabulum is where the head of the femur articulates. The ilioischiac foramen is between the ilium and ischium. The obturator foramen is that hole there, and then this little space in between the ischium and the pubis is the ischiopubic foramen, or fenestra. Okay, going back to the skeleton, the femur is the big leg bone, and then you have the tibiotarsus, and a very, very small fibula. And this one doesn't have a patella, but the patella would be right there. Then the tarsometatarsus, and then the hind toe is the hallux. And that's it. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सीआर साहब, यार एक तो बात नोट करें कि देखें बच्चे 24-25 हैं, हालांकि आपकी क्लास की तादाद ज़्यादा है, तो आप बच्चों को ये बताएं, अगरचे वहाँ अटेंडेंस तो लगानी है गूगल क्लासरूम पे, लेकिन मैंने अटेंडेंस आज यहाँ से लेनी है, क्योंकि इस तरह तो ये गड़बड़ हो रही है। बच्चे जब सुनेंगे नहीं बात, आएंगे नहीं क्लास में, तो फिर वो मसला बनेगा उनके लिए। बात सुन रहे हो? जी सर। सर इनको लिंक सेंड कर दिया ग्रुप में, इनको बता दिया जाता है टाइम टेबल। यार अल्लाह के बंदे ये ढीले पड़ गए हैं, अब आप इनको फेंकते नहीं हैं, तो मैंने फिर एब्सेंट लगा देनी है, मुझे क्या, फिर खुद ठीक हो जाएंगे। तो देखें अब थोड़ा सा मसल्स के बारे में भी लिखा हुआ है, वो भी देखते हैं कि लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर दी फ्लाइट मसल। बर्ड्स में सबसे बड़ा मसल फ्लाइट मसल्स हैं, और ये अटैच होते हैं स्टर्नम से और क्लेविकल से, एंड रन टू दी ह्यूमरस, और ह्यूमरस तक जाते हैं। मसल्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर अडाप्टेड फिजियोलॉजिकली फॉर फ्लाइट। इनके जो मसल्स हैं वो इस तरह से अडाप्टेड हैं कि इन्होंने उड़ना होता है, फ्लाई करना होता है, तो वो उसी हिसाब से अडाप्टेड हैं, उनमें चेंजेस हैं। फ्लाइट मसल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड फटीग वेरी स्लोली। इनमें कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ होता है, और ये फटीग वेरी स्लोली, और इनमें थकावट का अमल बड़ा स्लो होता है। These muscles have many mitochondria and produce large quantities of ATP.
इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने ही कहने की एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और फिर देखें स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, बाज़ दफ़ा बर्ड्स ने हज़ारों मील का सफ़र करना होता है, तो फिर उस वक्त तो ये जो फ्लाइट मसल्स हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ज़्यादा होना ये बड़ा फ़ायदेमंद है। डोमेस्टिक फाउल जो हम घरों में मुर्गे पालते हैं हैव बीन सेलेक्टिवली बred फॉर मैसिव अमाउंट्स ऑफ मसल वाइट मीट। इनको हम इनको हम पालते हैं घरों में अपने शौक से वाइट मीट के लिए। और फिर देखें कि ह्यूमन लाइक एज फूड बट दैट इज़ पोरली अडाप्टेड फॉर फ्लाइट, लेकिन ये हमारे मुर्गे उड़ने के लिए नहीं हैं, बिकॉज इट कंटेन्स फाइबर दैट कैन रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट बट फीचर फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कि इनके पास ऐसे फाइबर हैं जो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े होने की वजह से और पुअर वास्कुलराइजेशन की वजह से, यानी इनके अंदर जो है ना ब्लड की सप्लाई कैपिलरी वो पुअर हैं और माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े हैं, इसलिए ये हमारे जो डोमेस्टिक बर्ड हैं जिसमें ये मुर्गे आते हैं ये उड़ते नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको निशान लगवाए हुए हैं उसके मुताबिक ही मैं चल रहा हूँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें देखें अगर हम न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो क्योंकि बर्ड्स की बड़ी वैरायटी है, डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, कुछ ओमनीवोर्स हैं, कुछ हर्बीवोर्स हैं। इसी तरह से इनके बीक के डिज़ाइन में फ़र्क है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में फ़र्क है, इनकी फीडिंग हैबिट्स में फ़र्क है। तो देखें बर्ड बिल्स एंड टंग्स आर मॉडिफाइड फॉर वेराइटी ऑफ फीडिंग। इनकी चोंच, इनकी ज़ुबान ये मॉडिफाइड है कई तरीक़ों से फीडिंग के हवाले से, और देखें कि डिफरेंट हैबिटेट्स के हवाले से और फूड सोर्सेज के हवाले से इनकी जो बिल यानी कि चोंच है और ज़ुबान है वो मॉडिफाइड है। मिसाल के तौर पे वुडपेकर टंग इज बार्ब्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्रब्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज। तो ये ग्रब्स क्या होता है, ये इंसेक्ट लाइक छोटे होते हैं कीड़े मकोड़े लार्वे वगैरह, तो उनको पकड़ने के लिए वुड पैकर की जो टंग है वो मॉडिफाइड है। इसी तरह ये सैप सकर्स हैं, जो सैप है प्लांट का रेडी फूड मटेरियल उसको सक करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सकेवेट होल्स इन ट्रीज एंड यूज ए ब्रश लाइक टंग फॉर लाइटिंग दी सैप। इनकी जुबान ब्रश लाइक होती है, तो ये सैप को जिसे हम कहते हैं ना कि जैसे चाटना वैसे ये ले लेते हैं। दैट अक्यूमुलेट इन दीज होल्स, दरख्तों के तनों में कुछ सैप जमा होता है, वहाँ से ये अपनी जुबान के जरिए उसे ले लेते हैं। तो फिर देखते हैं टंग ऑफ हमिंग बर्ड्स एंड अदर नेक्टर फीडर्स रोल इनटू अ ट्यूब फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। हमिंग बर्ड या इस तरह के दूसरे बर्ड्स की जो टंग है वो ट्यूब लाइक होती है, ताकि उसमें जो फ्लावर्स हैं उनके नीचे जो नेक्टर है वो इन्होंने साफ करना होता है। तो अब देखें, अब अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये डाइवर्टिकुलम ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस की ही एक तरह की एक्सटेंशन है जिसका नाम कराप है, और ये स्टोर करती है इजाफी खुराक को। लोकली अबंडेंट फूड है, जब बर्ड्स को फूड मिलती है तो वो तेजी से खुराक को खाते हैं और इस खुराक में वो कुछ खुराक जमा कर लेते हैं। दे कैन देन सीक सेफ्टी, फिर ये अपनी पुरसकून जगह पे जाके बैठ जाते हैं और फिर खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। क्रॉप ऑफ पिजन्स प्रोड्यूसेस पिजन्स मिल्क, कबूतर जो हैं वो उनका जो क्रॉप है वो पिजन्स मिल्क एक गाढ़ा सा एक मिल्क टाइप सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। चीज़ी सिक्रीशन, जैसे चीज़ नहीं होता गाढ़ा सा उसकी तरह की, formed by the proliferation and slugging of cells lining the crop। ये कैसे बनती है, क्रॉप जो कि ईसोफेगस की ही एक्सटेंशन है,
क्रॉप में कह लें कि कुछ सेल्स बनते हैं, बन के अलहदा हो जाते हैं, और वो एक कह लें कि मिल्की टाइप चीज़ी सिक्रीशन की शक्ल में होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो पिजन्स हैं ये अपने बच्चों को वो खिलाते हैं, और फिर इनके बच्चे बड़ी तेज़ी से बड़े होते हैं। ये जो क्रॉप्स हैं ये लेस वेल डिवेलप्ड हैं इन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। क्रॉप्स ग्रेन ईटिंग बर्ड्स में तो वेल डिवेलप्ड हैं, लेकिन जिन बर्ड्स में इंसेक्ट खाने हैं उनमें ये लेस वेल डिवेलप्ड हैं। क्यों? इसलिए कि इंसेक्टिवोर बर्ड्स फीड थ्रू आउट द डे ऑन स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है जगह जगह पे मिल जाते हैं, वो कह लें कि बिखरे हुए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर जगह पे। तो उनको जब खाना है बर्ड ने तो उनको फिर कह लें कि क्रॉप में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उनमें क्रॉप लेस डिवेलप्ड है। और इसी तरह देखें, ये जो स्टमक ऑफ बर्ड्स है ये मॉडिफाइड इनटू टू रीजन्स। इसमें प्रोवेंट्रिकुलस भी एक रीजन है, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस दैट इनिशिएट डाइजेशन। प्रोवेंट्रिकुलस क्या है ये पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि कुछ बात आपकी समझ में आए। डायग्राम इधर ही है कहीं। ये देखें ना, ये इनकी डिफरेंट स्टाइल की बीक है। ये ऐसी बीक है, कर्व्ड है, आगे से नोकदार है। इसने अपने पाँव में, अपने क्लाज में फिश को पकड़ के जकड़ लेना होता है, और फिर यहाँ से अपनी चूंच के जरिए उसको नोचना होता है। तो इसका डिज़ाइन इस तरह का है। ये कह रहे हैं कि ये नट ईटर्स हैं इन्होंने इनकी इनकी चूंच में मजबूती है, स्ट्रॉन्ग है। ये कह लें कि उनको ऐसे नट्स को तोड़ लेती हैं। और इसकी जो ये है अपना फ्लेमिंगो, इसकी चूंच काफ़ी लंबी है और अंदर की तरफ कर्व्ड है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसकी चूंच जो है वो पानी के अंदर ये उसको जब चलता है लेके तो वहाँ से फूड पार्टिकल इकट्ठे करता है। तो इनकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं उनकी वजह से इनकी चूंच का स्टाइल मुख्तलिफ है। अगर ये कह लें कि फिश की तरह इसमें, अगर ये वाला जो बर्ड है फ्लेमिंगो, इसने इस बर्ड वाली खुराक खानी हो तो ये नहीं खा सकता, और अगर इस बर्ड ने इस वाली खानी हो तो ये नहीं खा सकता। ये इनकी अडाप्टेशन हैं, उसके हिसाब से इनकी बीक का डिज़ाइन डेवलप हुआ है। तो ये देखें इनका एक डिजेस्टिव सिस्टम है पिजन का। इसमें जो देखें इसोफेगस है, इसी की एक्सटेंशन क्रॉप है, जहाँ पे फूड जो है वो आर्जी तौर पे जमा हो जाती है। तो यही वो क्रॉप है जिसके बारे में बात हो रही थी कि ये लेस डिवेलप्ड है इन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। और फिर ये देखें ये प्रोवेंट्रिकुलस है, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं डाइजेशन के लिए। और फिर ये कह लें कि ये वेंट्रिकुलस है, गिजर्ड, ये सीड्स को क्रश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी दीवार जो है इसकी ये सारी बड़ी मजबूत होती है, मस्कुलर है, और इसमें ये पेबल्स वगैरह या रेत वगैरह भी ये खा लेते हैं, तो वो यहाँ पे फूड को क्रश करने में हेल्प करती है। और फिर देखें ये लीवर है, ये पेंक्रियाज है, ये अपनी सिक्रीशन डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रीट करते हैं। फिर ये इंटेस्टाइन है, और आखिर में फिर ये क्लोता है। तो इनका बड़ा सीधा सा जनरल सा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसको भी कुछ मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ, तो वो भी देखें। Components as well as physiology or functions. Before starting the lecture, you are requested that please hit the subscribe button as well as bell icon so that you may receive the latest updates of our channel as soon as
possible. Let's start. Birds' digestive system is very unique, have very unique components as well. Let's learn what are these. The first component of digestive system is esophagus. You can see the structure. Esophagus is used to transfer the engulfed food from mouth to crop. Muscular pipe use peristaltic contraction to push the solid food down. Sizes of esophagus may vary in different species due to variable neck length. The next structure in the digestive tract is crop. Very famous structure. Crop is a storage place rather than digestive. In some species like pigeons, protein-rich crop lining cells are sloughed off and mixed with crop fluid to feed the hatchlings as milk, commonly called as pigeon's milk. You may have heard the word chog in the local language used for the pigeons. The next part is proventriculus. It is the first part of stomach. Proventriculus is first part of stomach which secrete digestive juice. This fact is to be remembered for exams. Digestive enzymes with mucus are mixed with food before entering next compartment of stomach. Next part of stomach is ventriculus, or famous name gizzard. Heavily keratinized lining, mean inside of gizzard is lined with keratin and serve as food grinder. Birds may ingest pebbles or sand to provide abrasion during grinding in gizzard. It is so strong in turkey that it can break walnuts easily. Owls form pellets of undigested fur, feather and bones in gizzard and ingest them through mouth. Next part is liver, and liver you can see secrete bile juice which help in chemical digestion. Two bile ducts enter into intestine at different locations. In the diagram you can observe bile ducts. And the next is pancreas, which secrete digestive enzymes which help in chemical digestion of food. Two pancreatic ducts are present as in for liver. The next part is small intestine. This is a very long tube. Complete digestion and absorption occurs in small intestine with the help of liver and pancreatic secretions as well as intestinal secretions. Next is large intestine, mainly used to store undigested food for a while with little absorption of water. Last part of digestive system of birds is cloaca. Cloaca is an opening at the end of digestive tract. Also contain genital openings and ureter openings. So urine and reproductive sperms or eggs are released through cloaca using the same opening. There are no separate openings for urine. Dorsal wall in young birds bear bursa of Fabricius. Bursa of Fabricius is a very famous MCQ asked in many exams. Do remember it? To process B lymphocytes, and remember also that it is present only in young hatchlings, not in the adults. That's it for digestive system of birds. Hope you learned something. Again, we request you that please subscribe and hit bell icon as well so that you आलू ला ला टींडे ला ला प्यार ला ला। यार साहब, यस सर। ये उमर फरूक को क्या मसला है? इसको क्या तकलीफ हो रही है? सर ये पता नहीं चल रहा कौन था।